हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने बताया था आपको कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल का क्या कंसेप्ट था, उसको हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी में। आज हम देखेंगे क्या अमोनिकल सोल्यूशन, यानी एल्कली मेटल का अमोनिया में सोल्यूशन का क्या रोल होता है और क्या क्या बनते हैं और क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट जो है ये है आपका 7th नंबर रिएक्शन है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो एल्कली मेटल का अगर सोल्यूशन होगा अगर लिक्विड अमोनिया में, तो उसका क्या रोल है, ठीक है, होता क्या है इसमें। तो देखो एल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे लिखोगे एल्कली मेटल डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। एल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव हाईली कंडक्टिंग solution with blue color, ठीक है, विथ ब्लू कलर। अगर हम लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल को ऐड करते हैं, खासकर सोडियम को ऐड करते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को ऐड करोगे तो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देता है और उसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि ये मेटल है, ठीक है, इस मेटल का X+Y मोल अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अमोनिकेटेड एनायन और अमोनिकेटेड एनायन का फॉर्मेशन हो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मेटल NH3 का X+ चार्ज और दूसरा जो होगा वो मेटल NH3 का Y- चार्ज, ठीक है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे मेटल नहीं E, ठीक है, तो ये है अमोनिकेटेड, क्या है बेटा, अमोनिकेटेड केटायन। दिस इज द अमोनिकेटेड केटायन और ये अमोनिकेटेड एनायन है। ये क्या है बेटा, अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एनायन लिख सकते हो। तो अमोनिकेटेड केटायन और अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन मिला हमको, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे कि द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे पॉइंट में लिखोगे द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। द ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ब्लू कलर किसके रीजन के हो, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया का कलर किसके कारण होता है, तो दिस इज ड्यू टू द अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है बेटा, ये ऑप्शन तुम टिक करोगे कि ब्लू कलर जो होता है वो अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब देखो यहां पे ऐसा होगा क्यों, किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी सिस्टम में कलर का आना, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का रोल आ जाता है।
वो इलेक्ट्रॉन पे अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हो, लाइट प्रोवाइड करते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में लिबरेट होगा आएगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, और वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में गिर रहा है तो उस कलर को, उस पर्टिकुलर कलर को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो आप लिख सकते हो द अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन, the ammonicated electron, the ammonicated electron absorb the ammonicated absorb the energy in the visible region, absorb energy in the visible region, and thus impart blue color to the solution. विजिबल रीजन यानी कि वेवलेंथ का अगर रीजन देखोगे तो वेवलेंथ का अगर रीजन देखोगे तो 400 to 700 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो क्या है, विजिबल रीजन का है। ठीक है बेटा, ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यहां पे, द ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है, the blue color solution is paramagnetic in nature, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, एंड ऑन स्टैंडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 2-3 पॉइंट इसके लिए ध्यान रखना है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर किसके कारण होता है, तो अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस सोल्यूशन को हम छोड़ देते हैं या कुछ देर बाद, यानी कि अगर हायर कंसंट्रेशन का अगर सोल्यूशन बनाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 मोलर का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो जो सोल्यूशन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन पे अगर बना रहे हो सोल्यूशन, यानी हाई कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करता है, वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है, इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, पॉइंट बना के लिख लो, इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन blue color change to bronze, and solution becomes diamagnetic। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यानी 3 मोलर का कंसंट्रेशन सोल्यूशन अगर बनाते हो बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो है ब्लू कलर किसके कारण होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू कलर किसके कारण होता है, तो ड्यू टू द अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा इसका सोल्यूशन का कलर क्या होता है, तो ब्लू कलर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, या कुछ टाइम के लिए छोड़ दो या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लोगे, तो ब्लू कलर चेंज हो जाता है किसमें, ब्रॉन्ज कलर में, और वो डायमैग्नेटिक नेचर हो जाता है। तो यही 2-3 पॉइंट है जो आपको क्या करना है, आपको अपने ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर आप थोड़ा फोकस रहना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करेंगे, तो ये था क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे यूज, ये अल्कली मेटल का यूज क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं वन बाय वन। तो यूज ऑफ अल्कली मेटल के हम बात करेंगे, तो यूज ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है। यूज ऑफ अल्कली मेटल में सबसे फर्स्ट देखेंगे हम क्या, लिथियम के बारे में, यूज ऑफ लिथियम। यूज ऑफ लिथियम, ठीक है। तो यूज ऑफ लिथियम की अगर बात करें हम, तो लिथियम एंड एल्यूमिनियम का जो एलॉय होता है, तो यहां पे लिखोगे लिथियम एंड एल्यूमिनियम, लिथियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय, एलॉय मतलब क्या, दोनों का मिक्सचर, लिथियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय, नहीं, लिथियम एंड लेड एलॉय, ठीक है। लिथियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय is used to make white metal, is used to make white metal, ठीक है। lithium and lead alloy is used to make white metal. This metal is used to make बियरिंग, ठीक है, बियरिंग बनाते हैं, बेयरिंग बनाते हैं, ठीक है, ऑफ मोटर इंजन, बेयरिंग ऑफ मोटर इंजन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करोगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय इज यूज टू मेक, लिथियम प्लस एल्यूमिनियम एलॉय इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स, क्लियर, एयरक्राफ्ट पार्ट्स में यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो लिथियम एंड मैग्नीशियम एलॉय, लिथियम एंड मैग्नीशियम एलॉय इज यूज टू मेक आर्मर प्लेट्स, ठीक है। चौथा, इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करता है। यहां पे इट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है बेटा। फिफ्थ पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे ये देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें हैं, ये यूज है किसका, लिथियम का, कुछ इंपॉर्टेंट यूज है लिथियम का। अब हम देखेंगे यूज ऑफ सोडियम का, इसको छाप लेना तुम लोग फटाक से। देखो यहाँ पे सेकंड की यूज ऑफ सोडियम, बी जो है वो क्या होगा बेटा, बी की बात करेंगे, यूज ऑफ सोडियम, अलग अलग एलिमेंट की बात करेंगे। सोडियम इज यूज टू मेक, तो फर्स्ट अगर बात करोगे, सोडियम इज यूज टू मेक सोडियम एंड लेड एलॉय, ठीक है, एलॉय टू मेक टेट्राइथाइल लेड and tetramethyl lead और टेट्राइथाइल लेड क्या है बेटा, एंटी नॉकिंग एजेंट, जो प्रीवियसली यूज किया जाता था किसके लिए, इंजन में। हम बताए थे तुमको किसमें, जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे, ठीक है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, तो एंटी नॉकिंग एजेंट में टेट्राइथाइल लेड यानी कि नॉकिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिक्रीज करता था, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। अब नहीं कर रहे हैं बिकॉज लेड इज क्या है, टेट्राइथाइल लेड, बिकॉज यहां पे क्या है बेटा, लेड पॉइजन होता है, इसलिए इसका यूज अब बैन कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सोडियम मरकरी is used as reducing agent, सोडियम अमालगम बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम प्लस अमलगम, मरकरी को अमलगम भी बोलते हैं। सोडियम अमलगम इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तीसरा, सोडियम वेपर लैम्प इज यूज्ड, सोडियम वेपर लैम्प आर यूज्ड फॉर लाइटिंग, ठीक है। दूसरा, चौथा क्या है कि लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो रिएक्टर होते हैं, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, कूलिंग की तरह यूज किया जाता है, यानी ये कूलिंग पर्पज के लिए सोडियम, लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ पोटेशियम। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, सी में देखेंगे यूज ऑफ पोटेशियम, सी की बात करेंगे तो यूज ऑफ पोटेशियम, तो यहां पे लिखोगे पोटेशियम हैज वाइटल
रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल हमारे बॉडी के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो बट इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। पोटेशियम KCl यूज है जो फर्टिलाइजर। दूसरा अगर बात करोगे KCl पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, खाद के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज यूज्ड टू मेक सॉफ्ट सोप। जो साबुन सॉफ्ट होता है उसमें देखोगे तो पोटेशियम का यूज किया जाता है, KOH का। एक जगह NaOH का यूज किया जाता है, कहीं कहीं KOH का यूज किया जाता है। तो KOH का यूज करने से साबुन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे KOH का यूज करते हैं। चौथा KOH इज एन एक्सीलेंट CO2 एब्जॉर्बर। पढ़े ही हो जब हम कहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का डिडक्शन कर रहे थे तो KOH सोल्यूशन का यूज कर रहे थे किसके लिए? CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एक्ट एज ए ऑब्जॉर्बर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सीजियम की, यूज ऑफ सीजियम। तो इसी का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीजियम का कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है, यूज ऑफ सीजियम। तो यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट एक ही है, सीजियम इज यूज्ड इन सीजियम इज यूज्ड सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए भी इसका यूज करते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, जिस मेटल का क्या होगा, साइज बड़ा होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, दूर होंगे, तो इजी वे में वो इजेक्ट हो सकते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट का जो फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे सीजियम मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडिंग डालोगे क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ compounds of alkali metal, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की बात करेंगे, कौन कौन से कंपाउंड की हम बात करेंगे, तो फर्स्ट है, तो अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली metals आर आयनिक इन नेचर। आयनिक होते हैं, कोवलेंट तो होंगे ही नहीं, आयनिक होता है। कुछ जो ऊपर वाले मेंबर है वो कोवलेंट का कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि फाजान्स रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की, तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की अगर कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है बेटा, तो पता है लिथियम जो होता है वो क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है और सम पर ऑक्साइड बनाता है, बहुत ही लेस अमाउंट में, जो कि हम उसको ज़्यादा वो नहीं देते हैं। बट अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि क्या लिथियम बनाता ही नहीं है पर ऑक्साइड, तो क्या होगा, बनाता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। तो लिख सकते हैं ऑन कंबशन ऑन एक्सेस ऑफ एयर,
तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑन कंबसन इन एक्सेस ऑफ एयर, ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर lithium form mainly oxide and some peroxide, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में अगर डायरेक्ट कह रहा है कि नहीं केवल लिथियम क्या ऑक्साइड ही बनाता है, पेरोक्साइड बिल्कुल नहीं बनाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा बेटा। मेनली ऑक्साइड वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। क्या करा, मेनली ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्साइड हो जाएगा, और सम पेरोक्साइड एंड सम पेरोक्साइड। तो यानी कि अगर बात करोगे ये लिथियम है, ये लिथियम का ऑक्साइड हो गया और ये लिथियम का पेरोक्साइड हो गया। यानी ये क्या है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये मेन ऑक्साइड है लिथियम का, और ये कभी कभी बन सकता है, हम ये नहीं करें कि नहीं बनेगा, ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये तो हुआ। सोडियम की अगर बात करोगे, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड सम सुपर ऑक्साइड। कुछ सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है, सम सुपर ऑक्साइड। तो यदि अगर बात करोगे तो सोडियम पेरोक्साइड, तो दिस इज द सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम सुपर ऑक्साइड, तो सम सुपर ऑक्साइड एक्सक्लूसिवली सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और कुछ सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये ध्यान देना है स्टेटमेंट के लिए, कि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन करके आ गया कि लिथियम हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सुपर पेरोक्साइड नहीं बनाएगा, तो नहीं बनाता है, तो वहां पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान देना है। यानी एक्सक्लूसिव क्या बनाएगा, मेनली ऑक्साइड बनाएगा, सम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। उसी तरह सोडियम की बात करोगे तो पेरोक्साइड बनाएगा, सम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है, फॉर्म सुपर ऑक्साइड, फॉर्म ओनली सुपर ऑक्साइड, केवल सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। किस टाइप के होंगे सुपर ऑक्साइड बेटा, MO2, वेयर M क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो नीचे वाले जितने भी हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, वो ओनली एंड ओनली सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, बिकॉज लार्जर केटायन इज स्टेबलाइज बाय लार्जर एनायन का कंसेप्ट लगाओगे तो यानी वो क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी कुछ ये तो बनाएंगे, अब देखेंगे बनाएंगे तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसको देखते हैं। इन प्योर स्टेट, तो प्रॉपर्टीज की बात करोगे, इन प्योर स्टेट ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड is colorless. In pure state oxide and peroxide is colorless, but superoxide is
ऑरेंज और येलो इन कलर, ऑरेंज और येलो इन कलर। पॉइंट को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड कलरलेस होते हैं, बट सुपर ऑक्साइड जो होता है ऑरेंज या येलो कलर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे हाइड्रोक्साइड, तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर ए स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं MaOH, M का मतलब क्या हो सकता है बेटा, M का मतलब क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या होते हैं, हाईली बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का, टू द पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना है, उसको ओपन कर देना है एग्जाम हॉल में, क्लियर एकदम कंसेप्ट बनेगा और कहीं भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने हैं। अब देखो हाइलाइट्स के बारे में, तो ये था क्या, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे हाइलाइट के बारे में कि हाइलाइट के बारे में क्या कर रहा, पढ़ाया हूँ बट अलग अलग थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो हाइलाइट की नेचर देखते हैं। हैलाइड यानी कि मेटल और हैलोजन का बॉन्ड होगा, आयनिक नेचर का होगा, पता है तुमको। एल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना, अल्कली मेटल हैलाइड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस। तो यहाँ पे लिख सकते हो एल्कली मेटल हैलाइड्स आर आयनिक, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी मेटल के जो फ्लोराइड का साल्ट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड देन सबसे कम क्या होगा, आयोडाइड। यानी कि मेटल फ्लोराइड, फिर मेटल क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड एंड देन मेटल आयोडाइड। क्यों होगा बेटा, कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ते जाएगा बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा, और बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनका क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी ब्रेक होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो मेटल के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल these halides are soluble in water. All these halides are soluble in water, ठीक है। लो solubility of lithium fluoride is due to its high lattice energy,
देन हाइड्रेशन एनर्जी। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, यानी कि लैटिस एनर्जी होता है और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यदि हाइड्रेशन एनर्जी एक्सीड करेगा लैटिस पे तो वो सॉल्युबल होगा। तो लिथियम का साइज, लैटिस एनर्जी भी होता है वो साइज, जिसका साइज छोटा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो लिथियम फ्लोराइड की बात करोगे तो लिथियम का भी साइज छोटा है, फ्लोराइड का भी साइज छोटा है, यानी केटायन और एनायन दोनों का साइज छोटा है, दोनों का लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इस कंसेप्ट में अगर बात करोगे हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम के कंसेप्ट में, मेटल आयन के कंसेप्ट में देखते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों ज़्यादा होंगे, अगर ये लेस सॉल्युबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लैटिस एनर्जी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि लैटिस एनर्जी डोमिनेट ओवर हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज वाई लिथियम फ्लोराइड इज लेस सॉल्युबल या लो सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू द, अब देखो यहां पे लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू, क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसका लेस हाइड्रेशन एनर्जी होगा, ड्यू टू ए स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी, ए स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, कम हो रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। और क्यों कम हो रहा है कि सीजियम का साइज, अगर हम बार बार लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा। यहाँ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, यहाँ साइज होने कम करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा मेटल का, आयन का और वो वाटर का डाइपोल से, तो यहाँ क्या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, और यहाँ की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, लो होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी लो होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कोई भी तभी सॉल्युबल होता है जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, एक्सीड करे उसके लैटिस एनर्जी से। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम बात करें तो लिथियम क्लोराइड जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, क्यों होगा ऐसा कि लिथियम क्लोराइड जो है वो पिरिडीन में सॉल्युबल होता है, जबकि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहिए, बट पिरिडीन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो लिथियम क्लोराइड इज soluble in pyridine। क्यों होगा बेटा, बिकॉज लिथियम का क्लोराइड के पास क्या है, सम कोवेलेंट कैरेक्टर है। लिथियम जो फर्स्ट मेंबर है अदर से डिफरेंट है ड्यू टू द स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी के कारण ये अलग बिहेवियर शो करेगा बाकी मेंबर से। ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, यानी लिथियम क्लोराइड जो होता है पायरिडीन में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे इसमें साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है बेटा, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड की बात करोगे, ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्सो एसिड आर दोज एसिड विच गिव एच आयन, और ओ एच आयन कहाँ से देगा, ओ एच से देगा। तो आप लिख सकते हो ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज, ऑक्सो एसिड आर दोज in which
in which acidic proton is OH। ये जो OH का एसिड प्रोटॉन होता है इसी को बोलते हैं ऑक्सो एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, विथ एन ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, जैसे मान लो ये है C डबल बॉन्ड O OH, ये OH। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या है बेटा ये? कार्बोनिक एसिड। ये भी क्या ऑक्सो एसिड है, बिकॉज एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है? इसके साथ है। ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड जो होते हैं उसमें जो एसिडिक प्रोटॉन होगा OH के साथ यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के होगा, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सो एसिड। तो यहां लिखोगे द साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, द साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स आर soluble in water। ठीक है, वाटर एंड थर्मली स्टेबल। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें ये क्या है ऑक्सो एसिड की यानी NaOH KOH की बात करो। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोनेट एंड यहां पे लिखो कार्बोनेट यानी कि M2CO3 एंड बाइकार्बोनेट, इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट MHCO3 आर हाईली स्टेबल टू हीट। ये जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, नीचे लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये एक्सेप्शनल हो गया कि स्टेबल तो होते हैं बट लिथियम कार्बोनेट क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे बेटा लिथियम कार्बोनेट की, तो ये ब्रेक डाउन होगा लिथियम ऑक्साइड CO2 के फॉर्म में, ये डिकम्पोज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कार्बोनेट जो होते हैं बाइकार्बोनेट स्टेबल होते हैं, हीट के प्रति हाईली स्टेबल होते हैं, बट नीचे जाने पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, बट लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिख सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट।
ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि किससे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, तुम्हारे इसके कंपाउंड है एल्कली मेटल के। अब हम देखेंगे एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो हेडिंग डालो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब अपने ग्रुप से हटकर, यानी कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो एनॉमलस बिहेवियर जो होता है किसके कारण होगा, ड्यू टू, ठीक है, स्मॉल, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम मेटल एंड आयन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि एनॉमलस बिहेवियर किसके कारण होता है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम मेटल एंड आयन। ठीक है, लिथियम एटम, मेटल नहीं, लिथियम एटम, उसके एटॉमिक साइज भी छोटा होता है और आयन का भी साइज छोटा होता है। एंड ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एटम एंड लिथियम आयन। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी में और क्या हो सकता है, इसका रीजन एक और हो सकता है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ lithium leads to covalent character, leads to covalent character, covalent character of its compound। देखो ना, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर अगर तुम पढ़े होगे को आयनिक उसमें केमिकल बॉन्डिंग में फॉजान्स रूल में, तो पोलराइजिंग पावर जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन साइज। तो यूनिपॉजिटिव चार्ज है और साइज सबसे छोटा है, तो चार्ज तो एक ही है, यूनिपॉजिटिव चार्ज बनाता है लिथियम आयन का, और साइज क्या है, सबसे छोटा है ग्रुप में, तो पोलराइजिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा। तो ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, तो वही कह रहा है हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है ऑफ लिथियम लीड्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड, और जिसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, यानी वो कोवेलेंट ज्यादा नेचर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉन
अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ डी ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल अब्सेंट है, डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन इट्स वैलेंस सेल। तो देखो बेटा यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो हैं वो आपके लिए कि एनोमलस बिहेवियर किसके कारण, तो एक तो साइज छोटा है फर्स्ट पॉइंट, दूसरा लिथियम एटम और आयन दोनों का साइज छोटा है, फर्स्ट पॉइंट उनका क्या है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो इनके कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर है। बाकी जो उसके नीचे वाले ग्रुप हैं वो अलग बिहेवियर शो करते हैं, किससे, फर्स्ट ग्रुप से, ड्यू टू द डिफरेंस इन दिस 4 पैरामीटर। ये 4 पैरामीटर के डिफरेंस होने के कारण ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एज द अदर मेंबर ऑफ इट्स प्रीसीडिंग ग्रुप। यानी उसके ग्रुप में जितने भी नीचे और मेंबर जाएंगे सबका इनसे जो होगा फर्स्ट मेंबर से अलग बिहेवियर है, बिकॉज इनके पास कोवलेंट कैरेक्टर होगा इसके कंपाउंड में, साइज छोटा है आयन का भी और एटम का भी, ठीक है, हीट ऑफ इंथैल्पी भी क्या है, इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको अलग शो कर रहा है इसकी बिहेवियर को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करो जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आया था, अभी जो सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन वो हुआ था नीट का, जो नहीं दे पाए थे उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप से कि तो लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट points about lithium from other, important points about lithium from other group, other group नहीं other यानी कि other से, तो यहाँ पे लिखोगे lithium is hard while other member are soft metal। लिथियम जो होता है हार्ड होता है, बाकी जो उसके मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग while others are stable। अदर जो कार्बोनेट होते हैं क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट की अगर बात करोगे तो ये है क्या, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। इस लिथियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो लिथियम का ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2 गैस निकलता है। तो यहाँ पे CO2 गैस का इवॉल्वेशन होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है बेटा। ठीक है, लिथियम इज ओनली अल्कली मेटल which upon heating directly form lithium नाइट्राइड। यानी ये क्या होता है, लिथियम ये बनाता है,
Li3n, ये भी इंपॉर्टेंट है। एयर के साथ हीट करते हैं तो डायरेक्टली ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी जो मेंबर के होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं नाइट्राइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट यानी लिथियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव, अपॉन हीटिंग decompose to give lithium nitride to give lithium oxide NO2 and O2 gas। ठीक है, while other nitride while other member nitrate decompose to give metal nitride to give metal nitride and evolve O2 गैस। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लिथियम का अगर नाइट्रेट है, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, अगर लिथियम का नाइट्रेट है, इसको हीट करते हैं, हीट करोगे तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाएगा और NO2 गैस निकलेगा और O2 गैस निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यानी कि ये 4 लिथियम हो जाएगा, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 2 लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, ये ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि अदर मेटल के ऑक्साइड की नाइट्राइड की बात करोगे, अगर सोडियम नाइट्राइड की बात करोगे, नाइट्रेट की बात करोगे और हीट करोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हीट करते हो तो क्या बनता है बेटा, देखो सोडियम नाइट्राइट बनेगा, NaNO2 प्लस O2 गैस इवॉल्व होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, यानी कि अदर मेटल के जो नाइट्राइड हैं, यानी उसके ग्रुप में वो मेटल नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, O2 गैस इवॉल्व हो रहा है। बट यहाँ पे लिथियम के केस की बात करोगे तो लिथियम नाइट्राइड ब्रेक करके लिथियम का ऑक्साइड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं बेटा, इसको ध्यान में हमेशा रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिथियम के रिस्पेक्ट में। ये बाकी मेंबर से अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लिथियम। ठीक है, और पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखते चलो, क्योंकि ये सुपर स्टार हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार बनाया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी नीट में जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि लिथियम और मैग्नीशियम क्यों बिहेवियर शो करते हैं, डायगोनल बिहेवियर। ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड अगर हम बात करें, लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट। ठीक है, lithium chloride is deliquescent and crystallize as a hydrate and crystallized as a hydrate। तो ये जो है लिथियम क्लोराइड प्लस 2H2O। ठीक है, वेयर एज अदर एल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, whereas other alkali metal chloride do not get hydrated। ठीक है,
lithium fluoride and lithium oxide are less soluble in water. Lithium fluoride and lithium oxide, ठीक है, आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर लेस soluble in water corresponding to less soluble in water, ठीक है, then the corresponding compound less soluble in water than the corresponding compounds of other alkali metal. क्यों बेटा होगा ऐसा? लेस सॉल्युबल ड्यू टू द कोवैलेंट कैरेक्टर. लिथियम का साइज छोटा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवैलेंट मॉलिक्यूल लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो सकता है बेटा फॉर्मूला? लिथियम बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं. ठीक है, तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म, इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, whereas while all other element form solid while all other element form solid बाइकार्बोनेट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव but a strongest reducing agent. कल भी बताया था क्यों रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है. ठीक है बेटा, ठीक, तो ये चीजें हैं जो आपको पॉइंट दिमाग में रखना है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. और भी पॉइंट है कुछ लिथियम के रिस्पेक्ट में. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस एंड लेस soluble in water, whereas other alkali metal alkali metal hydroxide is a strong base and highly soluble in water. ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू द कोवैलेंट नेचर. ठीक है बेटा, अब देखो, upon heating
अपॉन हीटिंग lithium hydroxide decompose to lithium oxide and O2, whereas other hydroxide of alkali metal alkali metals are highly stable and does not decompose तो लिथियम के अगर हाइड्रोक्साइड की बात करोगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में लिबरेट हो जाता है, H2O गैस में, ठीक है, H2O में लिबरेट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा जो तुमको क्या करना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ क्यों होता है, तो उसका भी सेम चीज़ें है। लिथियम का जो कैरेक्टर है वो भी वहाँ मैग्नीशियम का है, यानी साइज का रिलेशनशिप है, ठीक है, आयनेशन एनर्जी का रिलेशनशिप है। तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के पीरियोडिक टेबल में क्या है, जस्ट डायगोनल पोजीशन पे हैं, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देन इसके जो मेन कंपाउंड्स है, जैसे कि कार्बोनेट का कंपाउंड है, हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, उसके बारे में कुछ पॉइंट प्रिपरेशन और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, और इस तरह से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टोटल NCERT बेस्ड आप पढ़िए, इधर उधर से नहीं पढ़ने की जरूरत है। NCERT का ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, खासकर नीट के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। इवन जेई के लिए भी आप NCERT अगर पढ़ते हो तो कोई मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा घुमावदार, ठीक है बेटा। तो जो लिथियम के बारे में जो मेन पॉइंट है, लिथियम का कार्बोनेट, लिथियम का नाइट्राइड, लिथियम का नाइट्रेट, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना। लिथियम का क्लोराइड डेली क्वेश्चन होता है, हाइड्रेट के फॉर्म में जाता है, बाकी नहीं जाते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक बार दो बार रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, क्लियर हो जाएगा पूरा चीज़ें, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।